तो हमारे जो अकाउंटिंग का सफ़र है, हमने देखा था कि हमारे अकाउंटिंग की सफ़र की शुरुआत जो हमारा पहला बुक लिखना होता है, जहां हमने कहा भी जर्नल की बुक लिखेंगे। और एक बार जब हमारी जर्नल की बुक फाइनल हो गई तो उसके बाद में एक और बुक लिखी जाती है, उस बुक का नाम था लेजर। हमने लेजर बुक का मीनिंग समझने की कोशिश की और साथ ही साथ हमने ये देखा कि भैया लेजर वो बुक है जहाँ पर जितने भी हेड हमने जर्नल में क्रिएट किए थे उनके सेपरेट अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होंगे। ये हमने लास्ट क्लास में देखा। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो लेजर है, हमारी जो लेजर बुक है, उसके कुछ और नाम भी है। नाम हमने कहा भैया हमारे पास इसके लेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और नामों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, सेकेंडरी बुक भी लेजर को कहा जाता है, और साथ साथ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ये शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो लेजर को इन शब्दों के फॉर्म में क्यों लिखा जाता है या क्यों किया जाता है, प्रिंसिपल बुक, सेकेंडरी बुक और फाइनल एंट्री वाली बुक भी कहा जाता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये लॉजिक हमने लास्ट क्लास में समझने की कोशिश की थी। अभी हमें लेजर के फंडामेंटल पार्ट में दो चीजें समझनी है। एक समझना है कि भैया हमारे जो लेजर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये समझना है, और उसके बाद हमें सिग्निफिकेंस ऑफ लेजर भी समझना है। परंतु ये टॉपिक एक बार हम थोड़ा सा लेजर के अंदर घुसें, इस घर के अंदर जाएंगे और आसपास देखते हैं कि हो क्या रहा है, किस तरह से अकाउंट क्रिएट होते हैं, किस तरह से जर्नल से लेजर में अकाउंट को ट्रांसफर किए जाते हैं। तब हमें समझ में आएगा कि भाई हमारे इस अकाउंटिंग के पूरे सफर के अंदर लेजर क्या महत्व रख रहा है, किस तरह से वो आगे का जो जर्नी है उस जर्नी को, उस सफ़र को तय करने में हमारी हेल्प करेगा, और इसकी फीचर्स क्या है और इसके कैरेक्टर्स क्या है, ये भी हम अगले 2 या 3 वीडियो के लिए इन 2 टॉपिक को छोड़ते हैं। तो एक बार अब हम पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंट। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि मीनिंग ऑफ अकाउंट को मैं रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में ऑलरेडी बहुत डिटेल में करा चुका हूं, फिर भी एक बार जल्दी से समझेंगे कि भैया अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि हमने कहा कि जो हमारी लेजर बुक है ना, ये जो लेजर है, इस लेजर के अंदर जितने भी अकाउंटिंग हेड क्रिएट हुए हैं, कहाँ क्रिएट हुए ये अकाउंटिंग हेड, ये क्रिएट हुए हमारे जर्नल के अंदर। तो हमने कहा कि हमारे जर्नल के अंदर जितने भी अकाउंटिंग हेड क्रिएट हुए वो अपने आप में एक अकाउंट है, और हर अकाउंट को ओपन किया जाएगा कहाँ पे, लेजर के अंदर। तो हमारा अकाउंट का मीनिंग क्या है, और ये जब अकाउंट का मीनिंग समझने के बाद में आगे हम समझेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंट समझेंगे। पहले हम मीनिंग ऑफ अकाउंट समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए क्या कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यूज किया जाता है, क्या इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए लेजर के अंदर अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए आज हम उस शब्द का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे कॉमर्स का सबसे बड़ा फाउंडेशन है, सबसे बड़ा आधार है। तो आज हम कोशिश करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, जो हमने कहा भैया अकाउंट्स। तो हमारा जो टारगेट है, सबसे पहले हम अकाउंट का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे
कि भैया अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, और एक बार जब मीनिंग समझ लेंगे उसके बाद में वो कहाँ पाया जाता है, वो कौन सी लोकेशन है जहां हम इन अकाउंट को क्रिएट करते हैं, उस प्लेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम ये कोशिश करेंगे कि भैया जब हम अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं या बनाने की बात करते हैं तो क्या कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, क्या कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये 3 प्रश्नों का अभी हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भैया मीनिंग ऑफ अकाउंट्स के साथ, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि अब तक न जाने कितने हजार बार मैं अकाउंट 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 शब्द का रिपीटेशन कर चुका हूं। अकाउंट का मीनिंग और इसकी नीड, इसका मीनिंग क्या होता है और इसकी नीड क्या है, ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से गो थ्रू कराता हूं और फिर वापस समझते हैं कि भैया हमारा अकाउंट्स क्या था और आज की डेट में उसका वर्तमान में उसका प्रारूप क्या है और ये क्यों बनाए गए थे। जीरो से स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे घर के पास में कोई किराने की शॉप है, वहां पे डे टू डे लाइफ में मैं सामान लेने के लिए आता जाता रहता हूं। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं दुकान पे गया, चूंकि वो जो दुकानदार है, वो जो शॉपकीपर है, वो मुझे अच्छे से जानता है, मेरा घर जानता है, तो छोटा मोटा सामान मैं कई बार दिन में लाता जाता हूँ, कभी लाता हूँ, कभी कुछ पेमेंट दे देता हूँ, पूरा हिसाब किताब क्लियर नहीं करता हूँ। तो वो मेरा अकाउंट कैसे मेंटेन करता था, पहले क्या होता था और अब क्या फ़र्क आएगा वो समझते हैं। मान लीजिए मैं गया और मैंने कहा भैया 1000 रुपये का एक सामान दे दे, लिस्ट दे दी। उस सामान की लिस्ट जो थी वो बनी 1000 रुपये की। मान लीजिए ये 1 जनवरी की बात है, ठीक है भैया, 1 जनवरी 2023, 1000 रुपये का वो मैं सामान वहाँ से लेके आ गया। उसने अब उसको क्या हरदम याद रहेगा कि मिस्टर MS ने कितनी बार सामान लेके गया या कितने रुपए का, तो क्या उसको एट ए टाइम याददाश्त रह सकती है ये चीज़? क्या ये संभव है कि उसको हमेशा याद रहेगा कि मिस्टर M ने 1 तारीख को, मिस्टर MS ने 1 तारीख को 1000 रुपये का सामान लेके गया था? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, अपनी एक डायरी लेगा और उस डायरी के अंदर जो आज की डेट होगी, जो स्पेसिफिक डेट होगी जिस दिन मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, उस दिन उसने लिख दिया कि भैया 1000 रुपये मिस्टर MS को दिए। 1000 रुपये का सामान लिस्ट के साथ में वो लिख देगा कि भाई इसका सामान, जो भी सामान है उसकी लिस्ट दे ली। ये है एक तरह की बात। मान लीजिए मैंने कहा चूंकि मेरे घर के पास में है तो मैं बार बार छोटा मोटा सामान जब भी लाना होता है हर बार मैं जाके लेके आ जाता हूँ। तो ये एक तरीका उसका रजिस्टर हो गया। मान लीजिए 5 जनवरी को मैं फिर से उसके पास गया और मैंने उससे कहा भैया एक लिस्ट दे दी। बोला भैया ये सामान की लिस्ट दे दे, तैयार कर दो। उसने फिर से तैयार कर दी और उसने नोट कर लिया 500 रुपये का सामान और सामान का पूरा हिसाब किताब भी बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा हुआ कि मैंने बच्चे से कहा, मेरे सन को कहा कि तू जा और ये 400 रुपये का और सामान लेके आ जा। कब की बात हुई? मान लीजिए ये 6 तारीख की बात, ठीक है, 6 जनवरी 2023। उसने फिर से नोट कर लिया भैया 400 रुपये का सामान। समझना, उसके पास एक डायरी है जहां वो हर दिन का ट्रांजैक्शन, मान लीजिए 1 तारीख का ट्रांजैक्शन है, दिन में 100 ट्रांजैक्शन करता है, तो वो यहाँ पे नोट करता जाएगा सीक्वेंस के अंदर। ये मान लो अगली तारीख आई, यहाँ पे सारे सीक्वेंस में नोट कर लिए। ये अगली तारीख आई, यहाँ पे फिर से उसने ट्रांजैक्शन नोट कर लिए। ऐसे मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके वो इन ट्रांजैक्शन को खुद की याददाश्त के लिए तो रिकॉर्ड करता है। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या ये संभव है कि मैं जितनी बार भी उधार ले जाऊंगा हर बार उसके दिमाग में याद रहेगा कि हाँ इतने का सामान लेके गया? नहीं संभव है। अब क्या हुआ, आगे देखिए। अब ये हुआ, मान लीजिए 8 तारीख को, मान लीजिए 8 जनवरी को मैंने लमसम उसको 500 रुपये जमा करवा दिए। उसने लिख दिया जमा,
ऐसे करते हुए महीना बीतता गया और डेट आ गई 31 तारीख। कितनी तारीख आ गई? ऐसे करते करते 31 जनवरी की डेट आ गई और मैं गया उसके पास, शॉपकीपर के पास गया। मैंने कहा भैया एक काम कीजिए, आपका जितना भी पेमेंट है मुझे बताइए, मैं आपको हाथों हाथ पेमेंट कर देता हूं पूरा का पूरा। अब क्या होगा जरा सोच के देखिए, कुछ सेकंड में देखिए, स्लोली चलूंगा क्योंकि ये पूरा आधार है, बेस है, जहां आपको ये समझना है कि हमारा अकाउंट होता क्या है और इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में नीड क्या हुई। तो ये मैं फर्स्ट वर्जन बता रहा हूं। इसी स्टोरी को मैं 3 बार अलग अलग तरीके से घुमाऊंगा। पहला मैंने ऐसा सिचुएशन बताया जहां पे शॉपकीपर जो होता है वो मेरे जितने भी ट्रांजैक्शन हैं और भी बहुत सारे लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हुए, डेट वाइज अपनी डायरी में नोट करता गया, डेट वाइज अपने डायरी में नोट करता गया और अचानक मैं उसके पास पहुंच गया। मैं कहा भैया जल्दी से हिसाब बताइए। अब आप बताइए, चूंकि उसकी 1 महीने की बुक मान लीजिए जो डायरी थी इतनी भर चुकी है, रोज के 1000 ट्रांजैक्शन होते हैं, इतने मान लीजिए पेपर भर गए उसके। ठीक है भैया, डायरी है उसके पास, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बात समझना, डायरी उसके पास है जिसमें उसने सारे ट्रांजैक्शन को नोट करके रखा हुआ है, इस बात के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। परंतु अब चूंकि मैंने ऑल ऑफ सडन उससे पूछा कि भैया आप बताओ मेरा कितना हिसाब है, अब वो भाई लग जाएगा, 1 तारीख की डायरी निकालेगा, देखेगा मिस्टर एमएस 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 इसमें तो नहीं है, फिर ढूंढेगा 2 तारीख को, नहीं इसमें भी नहीं है, ठीक है 5 तारीख को, हाँ मिला, ठीक है इसको नोट करेगा पेपर को, ठीक है फिर वो देखेगा 6 तारीख को ट्रांजैक्शन, हाँ इसको भी है, ठीक है। कितना टिपिकल हो जाएगा भैया मेरा हिसाब निकालना, जरा सोच के देखिए। अगर वो इस तरह से, हालांकि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर रहा है, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, डेट वाइज भी किया, परंतु जब ऑल ऑफ सडन अचानक मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया मुझे ये बताइए कि आज की डेट में मेरा कितना उधार है, तो क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है उस पर्सन के लिए 1 मिनट में मुझे ये बता दे कि भैया आपका इतना पैसा बाकी है। क्योंकि मेरे जितने, मैंने तो एक बार उधार लिया, मेरे जितने न जाने कितने हजारों ट्रांजैक्शन उसके डे टू डे होते हैं जिसको कि वो डायरी में नोट करता है। अब एक एक आदमी के ट्रांजैक्शन को ढूंढ के उसका हिसाब निकालना क्या उसके लिए संभव है? सोच के देखिए जरा। तो ऐसी स्थिति में अगर इस वे से आपने अपनी अकाउंटिंग मेंटेन की है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि भी 1000 ये हुआ, 500 ये हुआ। देखिए हुआ क्या, 1000 का माल खरीदा, 1000 का माल खरीदा, 500 का फिर से खरीदा, 400 का खरीदा, मैंने 500 जमा करा दिए, यानी कि मेरा जो नेट बैलेंस था उस दिन, जो मेरा नेट बैलेंस था वो उसने मुझे बताया 1400 रुपए की भैया बाकी है, वो मैं उसको भुगतान कर दूंगा, मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, मना नहीं है। परंतु ये अकाउंट, मेरा हिसाब अगर मैं पूछूंगा उस आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हिसाब निकालना। और फिर अचानक कोई एंट्री छूट गई और बाद में कब याद आएगी, नहीं आएगी, क्या स्थिति होगी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। जहां पे आपके दिन भर में हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं, आप, मेरी चैलेंज है, आप मेरे से रिलेवेंट ट्रांजैक्शन को इजीली ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो ये तो कुछ हो गई समस्या, ये हमारे सामने समस्या आई। तो जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका अपडेटेड वर्जन लेके आते हैं। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको याद हो, तो पहले के ज़माने में हमारे सिंपल कीपैड वाले मोबाइल होते थे। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, एक वीजे कैमरा वाला, सभी किसी ने सोचा होगा कि क्यों ना मोबाइल में वीजे कैमरा भी दे दिया जाए, तो वीजे कैमरा आ गया। उसके बाद में आज की डेट में वीडियो कॉलिंग अवेलेबल है, अलार्म क्लॉक अवेलेबल है, आप जो सोचो वो आपके मोबाइल में हो सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे नई नई नीड्स आई वो आपके मोबाइल में अपडेटेड वर्जन के फॉर्म में आते गई। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि आपको अपने काम को और बेहतर और बेहतर और अच्छा करने के लिए नए नए आविष्कार होते गए, चमत्कार होते गए, और आपने अपने मोबाइल को अपडेटेड
वर्जन लेके अभी 64 और 100-200 मेगापिक्सल कैमरे मोबाइल में ही आने लग गए। यानी कि नाउ अभी जो राइट नाउ आपके सामने एक अपडेटेड वर्जन आ गया जो लगभग आपकी सभी नीड्स को फॉलो करता है। आने वाले टाइम में पता नहीं और कौन कौन से फीचर्स होंगे, हो सकता है कि चलो छोड़िए इस मैटर को, तो किस लेवल तक जाएगा इनोवेशन, कहां तक जाएगा हमें पता नहीं है। तो क्या इनोवेशन जो है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री में ही होगा? हमारे यहाँ पे भी हुआ। जब इस तरह से हमारे सामने समस्या आने लगी, हमें पता चला कि भैया किसी आदमी का इस तरह से तो हिसाब संभव नहीं है, तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी थे, उन्होंने एक रास्ता बताया कि भैया एक काम कर, क्यों परेशान होता है, मिस्टर एमएस के साथ जब भी तू ट्रांजैक्शन करेगा, मिस्टर एमएस के साथ में एक काम कर, एक पेज का नाम बना, उसका नाम लिख दे एमएस राजपुरोहित, एक पेपर ले अलग से, उस पेपर के ऊपर तू एमएस राजपुरोहित नाम लिख दे। ठीक है, एक तरह से उसका अकाउंट हो गया। अब क्या कर कि जब भी मिस्टर एमएस राजपुरोहित या उसका सन या उसका फैमिली का कोई भी मेंबर आके तुमसे माल परचेज करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां रख दे। तो उसने क्या कहा, जब भी मैं 1000 रुपए का पहली बार में माल गया, मैंने कहा भैया 1000 रुपए का माल दे, तो उसने 1 तारीख की डेट लगाई। ठीक है, 1000 रुपए का सामान मेरे इस तरह से उसने बना दिया। सेकेंड बार मैं फिर से 5 तारीख को उसके पास गया तो उसने 5 तारीख की डेट लगाई। ठीक है, मान लीजिए 500 रुपए का सामान लिया, ये 500 का सामान उसने लिख दिया। तीसरी बार मेरा सन कुछ सामान लेने के लिए गया, उसने 400 रुपीज का सामान, जो भी डेट थी उस डेट को सामान लिख दिया, सामान के साथ में लिस्ट लिख दिया कि भी ये लिस्ट शामिल थी, और मान लीजिए ये 8 तारीख की डेट थी। फिर एक दिन मेरा अचानक मूड हो गया, मैं उसके पास गया, मैं कहा भैया ये काम कर, ये 1000 रुपए जमा कर दे। उसने जमा लिख दिए, मान लीजिए 10 तारीख की बात है, और अब आ गई महीने की लास्ट तारीख, वही वापस मान लीजिए 31 दिन, जब मुझे उस दुकानदार का, उस शॉपकीपर का हिसाब करना था। मैं गया उसके पास, मैंने कहा भैया अब बताइए आपका कितना हिसाब है। तो वो क्या करेगा, वो सीधा मेरा पेज निकालेगा जहां पे उसने मेरे से रिलेवेंट सारे के सारे ट्रांजैक्शन लिखे थे, जहां मैंने कभी मेरे से जो भी उसने डील की, चाहे मैंने उधार माल खरीदा था या उसको कुछ सप्लाई किया था या फिर मैंने उसको पैसे जमा कराए थे, उन पैसों का हिसाब उसने एक जगह लिख दिया। अब देखिए गलती होने का चांसेस लगभग ना के बराबर हो गया। पहले सबसे बड़ा टिपिकल ये काम था कि जब भी किसी आदमी ने हिसाब मांग लिया कि भैया बताइए मेरे साथ आपका कितना ड्यू है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि उसका ड्यू निकालने के लिए एक एक एंट्री को ढूंढना। रोज के मान लीजिए 1000 ट्रांजेक्शन है तो मेरे लिए कितना टिपिकल हो जाएगा। उसकी जगह मैंने क्या किया, हर आदमी का एक अकाउंट खोल दिया, एक पेपर ले लिया, अकाउंट को बाद में समझेंगे, एक पेपर ले लिया, उस पेपर के ऊपर उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लिख दिया। और अब जब मैं हिसाब करने के लिए गया, उसने 1 मिनट में मेरा पेज देखा, उसने देखा हाँ भैया 1000 रुपये उधार, उसने देखिए कितना मिनट लगेगा उसको। यहाँ पे एक ही पेपर में 1000 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये माइनस 1000 जमा, मान लीजिए मोटा मोटी 900 रुपीज इस अकाउंट में बाकी होता है। वो आदमी कहेगा भैया आपके 900 बाकी है, मैंने उसको दे दिए, मेरा अकाउंट क्लियर। तो पहली स्थिति से अगर मैं सेकंड स्थिति में आऊं तो आपने ये देखा कि मेरा बहुत सारा टाइम बच गया। उसने क्या किया, उसने एक पर्टिकुलर अकाउंट, एक पर्टिकुलर आदमी का जो अकाउंट था या एक पर्टिकुलर आदमी से संबंधित जो भी उसने काम किया, चाहे वो एमएस था, मान लीजिए गुड्स परचेज था, तो जब भी उसने माल परचेज किया एक जगह सूचना रख दी। तो जब भी उसको ये देखना था कि भैया मैंने पूरे महीने में कितनी बार परचेज की है, टोटल कितने अमाउंट की परचेज की है, तो परचेज का अकाउंट उसने निकाला, परचेज वाला पेपर निकाला और उसकी जोड़ मार दी, तो काम आसान हो गया। वो ये देखना चाहता है कि भैया मैंने पूरे महीने कितनी सेल की, तो सेल्स का उसने एक पेपर था जहां सेल्स से संबंधित जब भी कोई माल बिकता है वो वहां रिकॉर्ड कर लेता है। इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नल के अंदर डिटेल में रिकॉर्ड करने के साथ उसकी जगह पे उसने एक पेपर पे सारा रिकॉर्ड कर लिया।
तो हुआ ये कि जो पहली स्थिति थी और इस स्थिति में 90% उसका काम इजी हो गया, 90% काम उसका इजी हो गया। जहां अगर यहां पे मैं हिसाब बात करने की कोशिश करूंगा कि भैया मेरा बैलेंस कितना है, तुमने महीने भर में परचेज कितनी की है, तुमने महीने भर में सेल्स कितनी की है, तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस कितना है, दिन भर में जो भी पैसा आएगा उसका आया और गया एक जगह अगर लिख दिया उसने, तो वो 5 मिनट में, कुछ मिनटों में निकाल के बता देगा। तो देखिए पहली स्थिति से सेकंड स्थिति में हमारी जो कंडीशन है, किसी भी पर्टिकुलर हेड, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और उससे क्या बाकी है, ये हिसाब किताब करना 90% इजी हो गया और गलती होने का भी चांस नहीं है। परंतु ये हमारा अपडेटेड वर्जन था। परंतु जैसे मैंने कहा कि पहले कीपैड से हम वीजी कैमरे पे आए, अब हमारी जो डिमांड्स है वो बढ़ती गई। हमने कहा भैया और दिल मांगे मोर, और चाहिए, और बेटर तरीका बताओ, और कोई बेटर तरीका बताओ। पता ही नहीं चल रहा है कब लिया कब जमा किया, ये क्या लिखा है आपने, ये इसको देख के हमें पता ही नहीं चल रहा है, एकदम गौर से देखना पड़ रहा है। अच्छा सामान लिया, अच्छा जमा कराया, वेरी कंफ्यूजिंग पर्सन। ऐसे कोई टेक्निक अपनाओ अपडेटेड वर्जन को, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे हर चीज में अपडेटेड वर्जन आता है। जैसे मैंने अभी आपको मोबाइल का एग्जांपल लिया, तो जैसे जैसे यहां पे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी तो हमने क्या कहा कि भैया एक काम करो, एक काम कीजिए, आप ऐसे मत लिखो, मैं एक और तरीका बताता हूं। आप इस पेपर पे एमएस राजपुरोहित का नाम लिखिए और इस पेपर के 2 हिस्से कर दीजिए, इस पेपर के 2 हिस्से कर लीजिए, ठीक है। आपको कंफ्यूजन ये हो रहा था कि कब मिस्टर एमएस ने माल लिया और कब जमा कराया, यानी कि 2 तरह के ट्रांजैक्शन उसके साथ हो रहे हैं कि एक तो वो बार बार उधार माल ले जाता है और एक वो बार बार पैसा जमा करवाता है। तो हमें नेट टू नेट बैलेंस चाहिए। तो एक काम कीजिए कि आप एक साइड, अभी देखो साइड डेबिट क्रेडिट छोड़ो, वो मैटर नहीं है, मैं सिंपल सा लॉजिक है। उसने हमने एक अगला वर्जन बताया, नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन बताया कि भैया पहले तो आप एक एक डेट में ढूंढते थे, सेकंड हमने कहा कि आप एक ही पेपर पे लिख लीजिए। अब आप उसके भी एडवांस वर्जन चाहिए, उससे भी इजी चाहिए। आपको चाहिए यार 1 मिनट में हिसाब हो, कहाँ मैं पेपर को फिर से पढ़ने जाऊं कि कब माल दिया कब जमा हुआ, पता ही नहीं चल रहा है भैया, फिर भी मैं कंफ्यूज जाऊंगा। तो क्या इससे इजी कोई तरीका है? तो यहाँ पे हमने इससे इजी तरीका बनाया। हमने कहा भैया जब भी एक काम करो, जब भी ये मिस्टर एमएस आपके यहाँ पे उधार माल लेने जाता है तो आप क्या कीजिए, अपना जो पेपर है इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए। जब भी ये आपसे उधार माल खरीदता है, मान लीजिए 1 जनवरी को माल खरीदा, ठीक है ना, तो आपने लिखा भैया 1000 रुपये सामान। 5 तारीख को फिर से मिस्टर एमएस आया आपके पास सामान लेने के लिए, आप लिख लीजिए किसमें 500 रुपीज का सामान। फिर उसके सन आ गया या फैमिली कोई मेंबर आ गया, मान लीजिए 6 तारीख को आ गया, वो फिर से कोई सामान ले गया 400 रुपए का, ये लिख लीजिए आप। तो जब भी सामान लेके जा रहा है उस टाइम इधर लिख दीजिए, और जब उसने पैसे जमा करवाए इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो मान लीजिए ये 10 तारीख को उसने पैसे जमा कराए, 10 जनवरी को पैसा जमा कराए, तो आप इस साइड लिख दीजिए 1000 रुपये जमा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब भी माल ले जाएगा इधर और जब भी पैसा जमा कराएगा इधर। तो मुझे इस ट्रांजैक्शन को देख के जरा भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज है। मुझे पता चल गया कि भैया ये तो जब भी मैंने उधार माल दिया उसको इधर लिखा है, और जब उसने जमा कराया इधर नेट क्या है, मैं फटाक से इधर की जोड़ करूंगा। मैंने देखा भाई ये 1900 टोटल है और 1000 रुपये जमा करा दिए, मैं कहूंगा भैया आपके 900 रुपये मेरे पास, मैं अभी भी आपसे 900 रुपये मांगता हूं। ये बात आई समझ में? तो ये हमारा थर्ड वर्जन हो गया, जहां पर हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक पर्टिकुलर हेड, अब ये हेड क्या हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया था। ये हेड हमने डिसाइड किए अकॉर्डिंग टू
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, हमारी अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो अल्टीमेट टारगेट था, जहां पे हम बिजनेस ओनर की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं, उसके लिए एक मेथोडोलॉजी डेवलप हुई। जैसे जैसे हमारे सामने समस्याएं बढ़ी, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम उसका अपडेटेड वर्जन ढूंढने लगे और काम को करने का और बेटर तरीका ढूंढने को लगे। हमने कोशिश किया कि काम को और अच्छे से कैसे किया जाए। तो हमने कहा भैया आप हम कहेंगे भी हमने अकाउंट्स जो है, जो वर्ड था हमारा अकाउंट्स, वो कहाँ से आया है। तो अकाउंट का जो मीनिंग हम कोशिश करते हैं, हमने कहा था कि सबसे पहले हमने समझना है मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का मीनिंग क्या हुआ ये समझते हैं। अकाउंट्स का मीनिंग हुआ जब आप किसी एक पर्टिकुलर हेड, बात समझना, जहां आप किसी पर्टिकुलर हेड, अब पर्टिकुलर हेड का जो मीनिंग है यहां पे, वो इटसेल्फ अकाउंट से ही मीनिंग है। हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक मेथोडोलॉजी डेवलप की। हमने आपको दो मेथड बताए, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से हमने कुछ अकाउंट ढूंढे, हमने एक सिस्टम डेवलप किया, हमने एक रास्ता बताया कि भैया इस रास्ते से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको अपना फाइनल रिजल्ट मिलेगा। और एक बिजनेस ओनर का फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि भैया आपकी फाइनल साल के एंड में, पर्टिकुलर पीरियड के एंड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है और आपकी बैलेंस शीट कितनी है। अल्टीमेट टारगेट अकाउंट लिखने का सिर्फ और सिर्फ यही होता है। इसके अलावा अदर यूज क्या होता है वो थ्योरेटिकल चैप्टर में आगे बताएंगे, पर फिलहाल ये मानिए बिजनेस ओनर का जो मेन गोल होता है अकाउंट्स लिखने का, वो होता है कि भाई वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति और अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्थिति जानना चाहता है कि साल भर मैंने किया तो किया क्या है, एंड रिजल्ट क्या आया है। तो बात हुई कि जहां एक पर्टिकुलर हेड क्या है, यहाँ पे मेरे साथ उसका ट्रांजैक्शन हुआ तो एमएस एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो हेड कैसे बनाए उसके लिए मैंने आपको मेथड बता दिए कि या तो हम ट्रेडिशनल मेथड से सोचेंगे और या हम मॉडर्न अप्रोच से सोचेंगे, ठीक है ना। वहां से हम हेड डिसाइड करेंगे। तो यहां जो हेड शब्द है इसका मीनिंग जो है अकाउंट से ही है। जहां किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेवेंट और ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, अब ट्रांजैक्शन को समझना बहुत जरूरी है। मैं थ्योरेटिकल पार्ट में आपको बता चुका हूं, सॉरी इंट्रोडक्शन टू अकाउंट पार्ट में आपको यह बताया था कि कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, ये मैं आपको जवाब दे चुका हूं। तो उस पार्ट को मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने कहा एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को अगर मैं एक जगह रिकॉर्ड करूं, इफ मैं इनको रिकॉर्ड करूं एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर, तो एक पर्टिकुलर कहां पे रिकॉर्ड करूंगा मैं, एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्लेस, एट वन प्लेस। अगर एक जगह लिख देता हूं तो ये जहां मैंने ये लिखा है, मान लीजिए इस पेज पे लिखा है, ये मेरी बुक है, ये मेरी कॉपी है, यहां पे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर एमएस से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन को मैं एक जगह अगर लिख दूं इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वैसे काम नहीं चलेगा। कैसे लिखना है भैया, इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। जो फॉर्मेट बताया गया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर हेड के रिलेवेंट सारे के सारे ट्रांजैक्शन को मैं अगर एक पर्टिकुलर जगह लिख देता हूं तो वो जो जगह है जहां मैंने ये लिखे वो उस हेड का अकाउंट हो गया। मैंने इस पर्टिकुलर पेज पे लिखा है कि भी साल भर में मैंने या पूरे महीने में यहाँ जब भी मैंने माल परचेज किया उसका पूरा रिकॉर्ड एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में लिख दिया। तो मैंने कहा ये मेरा परचेज का अकाउंट हो गया।
मैंने जब भी फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पेज पे, अगले पेज पे लिख दिया, तो ये मेरे फर्नीचर का अकाउंट हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सैलरी का भुगतान करता हूँ एम्प्लॉइज को, उसकी पूरी डिटेल एक पर्टिकुलर पेज पे लिख दी, उसकी पूरी डिटेल एक पर्टिकुलर पेज पे लिख दी, वो पेज हो गया मेरा सैलरी का अकाउंट। ठीक है, ऐसे जो जो आपको याद आए, हमने ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारे अकाउंट डिवाइड किए थे। हमने कहा था भैया पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जितने भी नेचर के अकाउंट हैं, अब एक एक को उठाइए। आपने देखा कैश, तो अगर मैं केस से रिलेवेंट सारे के सारे ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर पेज पे लिख दूं, कब केस आया और कब केस गया, कहां आया और कहां गया, इन माई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मेरे मन का फॉर्मेट कहां में नहीं आएगा, मेरे जहां मर्जी लगा इधर लिख दिया, ऐसा नहीं भैया। हमने आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दिया है। अगर आप एक पर्टिकुलर हेड कैश, बैंक से रिलेवेंट ट्रांजैक्शन एक पेपर पे लिख दिए इन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, सारे जब भी माल परचेज करते हो उसको एक जगह लिख दिया, जब भी माल सेल करते हो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में अगर आप एक जगह लिख देते हो तो वो कहलाएगा आपका एक अकाउंट। तो मीनिंग ऑफ अकाउंट का मतलब ये हुआ कि जहां पर वो प्लेस, वो लोकेशन जहां पर एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन को एक प्लेस पे अगर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, इन स्पेसिफिक या इन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, दैट प्लेस कॉल्ड अकाउंट। तो मीनिंग ऑफ अकाउंट आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। सिंपल भाषा में ये एक ऐसा पेज है जहां पर एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। अब दूसरी बात जो है कि भैया ये आपने जो बताया है अकाउंट, ये बनाए कहां जाते हैं, ये अकाउंट कौन सी लोकेशन पे, हमारा जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट में बहुत डिटेल में आपको करवा रखा है। ठीक है, वहां पे हमने कहा हमारी जो अकाउंटिंग का जो सफर है वो कहां से शुरुआत होता है और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारा अकाउंट का रास्ता आगे बढ़ता है। तो जो हमारी पूरी अकाउंटिंग साइकिल है, इस अकाउंटिंग साइकिल के अंदर अकाउंट्स कहां बनते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप था, सबसे पहला ये था, हमने यह कहा था कि भैया जर्नल के अंदर हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, यानी कि जब भी ट्रांजैक्शन हुआ उसे उसी टाइम डेट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, डेट के क्रम के अंदर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा सबसे पहला काम था, जहां से हमारी बुक्स स्टार्ट हुई थी। परंतु जर्नल के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, और रिकॉर्ड करने का जब आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना या न करना, ये डिसीजन आपको लेना था। और एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद में कि भाई हाँ इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए उसके कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, वो एविडेंस, वो आधार जो ये प्रूफ करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब वो डॉक्यूमेंट, वो आधार, वो बेस जो ये प्रूफ करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये पहला स्टेप था जहां हमने एक बार डिसाइड किया कि भैया ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ये डिसाइड किया, सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार किए। परंतु पहली एंट्री कहां पे हुई, पहली एंट्री हुई हमारी जर्नल के अंदर। और जर्नल के अंदर एंट्री करते समय, जर्नल में एंट्री करते समय
हमने रिकॉर्ड करने का जो बेस था वो था हमारा अकाउंट, कि भैया ट्रांजैक्शन में से अकाउंट को उठा के बुक्स में लेके आ जाओ, बाकी कचरा साफ कर दीजिए। जब गेहूं की खेती होती है तो आपने देखा बहुत सारा कचरा होता है, उसको फिल्टर किया जाता है और जो काम की चीज है गेहूं वो निकाल लिया जाता है, बाकी जो है उसको स्क्रैप पर उसको धान वगैरह जो भी बोलते हैं उसको हटा दिया जाता है। तो जब हमारे सामने लंबा चौड़ा ट्रांजैक्शन आया, हमने उस ट्रांजैक्शन में से जो हमारे काम के अकाउंट थे उनको उसमें से निकाले। हमने उस ट्रांजैक्शन के नेचर को आइडेंटिफाई किया, उसमें अकाउंट का क्लासिफिकेशन करते हुए हमने उन 2 अकाउंट को ढूंढ लिए जिनको बुक्स में लेके आना था। तो हमारे सामने जो बहुत सारा कचरा आया, हमारे काम की चीज पिक कर दी, हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया था कि एक अकाउंट को डेबिट करोगे, एक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, दोनों का अमाउंट परफेक्टली मैच होना चाहिए, दोनों में फर्क नहीं आना चाहिए, जितने से डेबिट होगा उतने से ही वापस क्रेडिट होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको ट्रांजैक्शन के अंदर, जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। सोर्स डॉक्यूमेंट वाला जो पार्ट है इसको अभी तक हमने डिटेल में कवर नहीं किया, जर्नल चैप्टर हम कर चुके हैं। तो जर्नल के अंदर हमने जो जो अकाउंट बनाए थे, एक को डेबिट किया था, एक क्रेडिट किया था, पूरे जर्नल में 600-700 ट्रांजैक्शन मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुका हूं। अब जो अगला जो स्टेप था हमारा, पहली बुक थी जिसका हमने नाम दिया था भैया जर्नल, ये हमारी पहली बुक होती है और जो पहली सीडी थी ये हमने चढ़ ली। उसके बाद में जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है हमारा लेजर की बुक। अब ये जो लेजर की बुक है ये क्या है? तो लेजर की जो बुक है जिसको हम हिंदी में खाता बही भी कहते हैं, यहाँ पे जो जो अकाउंट क्रिएट हुए थे हर एक अकाउंट के लिए एक पर्टिकुलर जगह असाइन की जाएगी। हर एक, मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंट में आपसे कहा था कि जर्नल जो है हमारे घर का मेन गेट है। जर्नल जो है हमारे घर का मेन गेट है। ट्रांजैक्शन को वहीं से फिल्टर कर देंगे। जब भी हमारे घर का बेल बजा, हमें लगा कि हमारा नॉन पर्सन कोई आया है, तो हमें यहां डिसाइड करना था कि उसको घर में एंट्री देनी है या नहीं देनी है। नहीं देनी ये डिसाइड हमने जर्नल पे कर दिया था। जिसको नहीं देना था, यहाँ हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे भी देखे थे जो बिजनेस से लिंक तो थे, परंतु हो सकता है कि उनका मनी मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे या कुछ और रीजन होने की वजह से हमने उसको एंट्री दी ही नहीं, तो उनको वहीं से बाहर से ही आउट कर दिया, यहीं पे ही उसका फिल्ट्रेशन लगा दिया। परंतु ये मैंने कहा था पहली बुक है जर्नल, वो पहली बुक है जहां हमारे अकाउंट का गृह प्रवेश होता है। तो जब एक बार डिसाइड हो गया कि हाँ भैया ये अकाउंट है जिनको बुक्स में लाना है, आपने एंट्री की थी राम अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि आपने डिसाइड कर दिया कि राम को घर के अंदर लेके आना है, राम हमारे घर का ही मेंबर है, कैश हमारे घर का ही मेंबर है। आपने डिसाइड कर दिया कि इन मेंबर्स को बुक्स में लेके आना है। अब लाने के बाद में जैसे ही आपने घर का मेन गेट खोल दिया, जर्नल की एंट्री हो गई। हर मेंबर का घर के अंदर अपना एक रूम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, हर मेंबर का अपना एक सेपरेट रूम होने वाला है घर के अंदर। यानी कि अब केस जैसे ही घर के अंदर आया, केस को केस की जगह पे उसके लिए सेपरेट रूम असाइन है, उससे रिलेवेंट सारे के सारे ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसी तरह से जब मान लीजिए माल परचेज किया तो परचेज के लिए एक सेपरेट रूम है, उससे रिलेवेंट ट्रांजैक्शन वहीं पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल दिया था। तो किसे घर में एंट्री देना है और किसे घर में एंट्री नहीं देना है, ये हमें जर्नल पे डिसाइड करेंगे। जर्नल की एंट्री करते समय हम डिसाइड करेंगे कि भैया किसे एंट्री देनी है नहीं देनी है। पर एक बार अगर आपने एंट्री दे दी, एक बार आपने एंट्री दे दी, यानी कि आपको ये लगेगा यस इसको एंट्री देना जरूरी है, ये घर का मेंबर है, इसको घर में लेके आइए। इट मीन्स
इट मीन्स कि अब उसका सेपरेट रूम घर के अंदर होगा, हर अकाउंट को एक पर्टिकुलर जगह दी जाएगी, वहां उससे रिलेवेंट सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जब भी उसका जो पर्पस ये था कि जब भी किसी ने पूछा कि माल कितना परचेज किया पूरे महीने के अंदर या पूरे साल के अंदर, हमने 1 मिनट में वो पेज निकाला। आगे हम क्या करेंगे, इंडेक्स बना देंगे कि भाई 14 नंबर पेज पे परचेज का अकाउंट है, 15 नंबर पेज पे सेल्स का अकाउंट है, 16 पे नकद का अकाउंट है, 17 पे सैलरी का अकाउंट है, 18 पे वेजेस का अकाउंट है। इस तरह से हमारी बुक्स के अंदर जैसे एक इंडेक्स बनी होती है, जिसे देख के इस इंडेक्स में जाके हम सीधा पर्टिकुलर पेज के ऊपर, पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर जा सकते हैं। ठीक वैसे ही हम जर्नल के अंदर, हम जर्नल में क्या करते हैं, आगे एक इंडेक्स बना देते हैं। वहां पे देखेंगे कि परचेज का जो अकाउंट है, परचेज का रूम कितना नंबर पे, 15 पे, सीधा 15 नंबर रूम में जाएंगे और चेक कर लेंगे कितने ट्रांजैक्शन हुए इसके, या उस अकाउंट में क्या क्या काम अब तक हो चुका है, कितने रुपए का हो चुका है, क्या हिसाब किताब बाकी है। तो अकाउंट कहां क्रिएट होंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया ये अकाउंट क्रिएट कहां होते हैं। तो लेजर इज अ प्लेस, लेजर बुक जो है हमारी, लेजर एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हम अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भैया अकाउंट कहां पाए जाते हैं, किस प्लेस पे पाए जाते हैं। तो भैया जो अकाउंट होते हैं वो लेजर, यानी कि हमारा सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो लेजर बुक जो है, लेजर एक ऐसी बुक है, लेजर क्या है, लेजर एक ऐसी बुक है जिसके अंदर जितने भी अकाउंट है, उन अकाउंट, सब अकाउंट का अपने अपने सब उन अकाउंट को एक पर्टिकुलर लोकेशन दी गई है, पेज नंबर सहित लोकेशन दी गई है। उससे रिलेवेंट ट्रांजैक्शन को उसको वहीं पे लिखा जाएगा। और लिखा कैसे जाएगा, इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। उसके लिए हमने आपको एक सेपरेट फॉर्मेट दिया है। तो जो हमारा पहला प्रश्न था, सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश की थी कि भैया अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ अकाउंट समझा। जहां हमने ये देखा कि अकाउंट का मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को अगर एक ही जगह रिकॉर्ड, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसे अकाउंट कहते हैं। ये समझा। सेकंड जो हमारा प्रश्न था वो था कि भी ये पाए कहां जाते हैं अकाउंट। तो ये अकाउंट पाए जाते हैं हमारी लेजर की जो बुक है, हमारी जो जर्नल है ना, वो भी एक बुक है। जर्नल एक ऐसी बुक थी जहां पर, जर्नल एक ऐसी बुक थी जहां पर हर ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे इन प्रेस्क्राइब मैनर, बताए गए नियमों के आधार पर डेबिट और क्रेडिट करते हुए ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। ठीक इसी प्रकार लेजर जो हमारी उसके बाद की सेकेंडरी बुक हो गई। दूसरी बुक हो गई जहां जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं, जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं, उन ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी अकाउंट क्रिएट हुए हैं उनको एक पर्टिकुलर जगह पे लिखा जाएगा। क्या अकाउंट का कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है? तो हम कहेंगे भैया बिल्कुल हाँ, हमारे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दिया गया है। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये जो पूरी स्क्रीन है आपके सामने, ये हो गया आपका एक पर्टिकुलर पेज। ये एक पर्टिकुलर पेज हो गया। इस पेज को आप क्या कीजिए, देखिए आपके सामने मैं एक पेज भी ले लेता हूं, चलिए, और 1 मिनट का टाइम लगेगा मुझे। ओके, ये मैंने आपके सामने एक पेज ले लीजिए। ये पेज है। अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले जो ये पेज है, इसको बिल्कुल बीच में से 2 हिस्से कर दीजिए। ये मैंने 2 हिस्से कर दिए। मैंने एक फाड़ने नहीं है भैया, खाली लाइन खींचनी है, फाड़ने नहीं है, बीच में से फाड़ देना ही नहीं, फाड़ना नहीं है भैया। हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर पेज के बीचों बीच से 2 हिस्से कर लिए।
तो ये लीजिए मैंने बीचों बीच में से 2 हिस्से कर लिए। चूंकि मुझे कुछ लिखना था तो मैंने बॉक्स बना दिए, क्योंकि मुझे कुछ लिखना है, हेडिंग देनी है, तो हेडिंग देने के लिए मैंने एक लाइन के ऊपर, देखिए ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसको कहते हैं टी फॉर्मेट। अकाउंट जो होता है हमारे साथ टी फॉर्मेट में बनता है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा पेज हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा पेज हो गया, ये मेरा पेज हो गया, ठीक है। इस पेज को मैंने 2 हिस्से कर दिए बराबर, ठीक है, ये 2 हिस्से हो गया। तो क्या हो गया भैया, देखिए टी दिख रहा है आपको, जब बचपन में ABCD पढ़े होंगे तो ऐसा कुछ आपको टी दिखा होगा। तो इसीलिए कहते हैं भैया अकाउंट जो बनता है वो टी फॉर्मेट में बनता है। ये बन गया टी फॉर्मेट। तो सबसे पहले जब टी फॉर्मेट में बन गया तो सबसे पहले तो हमें हेडिंग देनी पड़ेगी कि ये अकाउंट बना किसके लिए हो। तो मैंने कहा जर्नल में जितने अकाउंट क्रिएट हुए थे, वहां पे राम आया था, मोहन आया था, श्याम आया था, बैंक आया था, कैश आया था, परचेज आया था, सेल आया था, सैलरी आया था, वेजेज आया था, जितने भी नाम आप पढ़े थे, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट, सब कुछ अकाउंट क्रिएट होंगे। हर एक को एक जगह मिलेगी, हर एक का अपना एक रूम यहाँ पे होगा। तो मान लीजिए ये मेरे नकद का अकाउंट था, तो भैया ये नकद का अकाउंट है। तो सबसे पहले काम क्या हो गया, हमें हेडिंग देनी है कि भैया ये है किसका अकाउंट। ये जो टी फॉर्मेट में आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये अकाउंट किसका है, पहले हेडिंग देनी पड़ेगी। फॉर्मेट के साथ साथ हम हर पार्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि भैया हो क्या रहा है, क्या क्या चीजें इसमें लिखी जाती है। तो मैंने चूंकि यहाँ पे अब आपने ये टी फॉर्मेट कर दिया है, इसके अंदर देखिए 2 शब्द आपको मिलेंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो जब ये टी फॉर्मेट मेरे सामने है किसी भी अकाउंट के अंदर, ये कौन सा एंड हो गया मेरा भैया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो इसके अकाउंट की जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमेशा डेबिट साइड कहलाती है। मतलब इस पेज का ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है डेबिट, और यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का हिस्सा जो होता है ये कहलाता है क्रेडिट। आपने जो एक पर्टिकुलर पेज है, इसके जो 2 हिस्से किए हैं, उसमें से कौन सा हो गया भैया, इसमें से कौन सा हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है ये कहलाएगा डेबिट, और राइट हैंड साइड है ये मेरा कहलाएगा क्रेडिट। तो प्रश्न आता है कि भैया डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब है, एक पर्टिकुलर अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो डेबिट कहलाता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट कहलाता है। दैट्स इट, बस यही आंसर इस बात था। जब आप टी फॉर्मेट के अंदर, जब आप टी फॉर्मेट में कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हो, तो टी फॉर्मेट के अंदर आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज लिखी, ये आपका जो लेफ्ट साइड में यहां से लगा के यहां तक जो भी लिखोगे ये डेबिट वाला मामला हो गया, और ये आपका क्रेडिट वाला मामला हो गया। बस इतना ही जवाब है भैया, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। टी फॉर्मेट में इधर वाला हिस्सा और टी फॉर्मेट में इधर वाला हिस्सा, बस हो गया। तो अब मैं बात करूंगा यहां पर कि हमने टी फॉर्मेट दे दिया। अब मुझे चूंकि इसमें कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ इसको हेडिंग्स दूंगा भैया। मैं कुछ हेडिंग्स देने की कोशिश करूंगा। तो हेडिंग देने के लिए मुझे एक लाइन और खींचनी है, बस और कुछ नहीं है। मैंने एक लाइन खींच दी, ये सिर्फ हेडिंग देने के लिए भैया, फॉर्मेट मेरा ये, ठीक है। तो चूंकि मुझे सबसे पहला जो कॉलम है मेरा, सबसे जो मेरा पहला कॉलम है, यहां पे सबसे पहला कॉलम होगा वो होगा डेट का कॉलम। देखिए मैं सिर्फ डेबिट की बात कर रहा हूं, क्रेडिट साइड मेरी उधर जा रही है। तो डेबिट साइड के अंदर कौन कौन से कॉलम बनेंगे, सबसे पहले डेट का कॉलम, दूसरा जो है वो रहता है पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर को हिंदी में बोलते हैं विवरण का कॉलम। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डेट कहां से आएगी। मैंने आपके कहा
कि हमारे अकाउंटिंग के अंदर जो लेजर अकाउंट है वो कहां क्रिएट होते हैं, लेजर के अंदर। अकाउंट क्रिएट जो होंगे वो लेजर में होंगे, यानी कि मीनिंग ये हुआ कि ये हमारा दूसरा स्टेप है। जो पहला स्टेप है, तो पहले स्टेप में हमने कहीं पर जर्नल की एंट्रीज की थी। हमारी जो पहली बुक थी ना वो जर्नल थी, लेजर हमारी कभी पहली बुक नहीं थी। और जर्नल में हमने क्या कहा था कि जहां ट्रांजैक्शन को पहली बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, डेट के सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो मान लीजिए 1 तारीख थी, वहां मैंने एंट्री की थी राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मान लीजिए वहां मैंने एंट्री की थी। मान लीजिए ट्रांजैक्शन में 1000 रुपये इन्वॉल्व था। चूंकि ये मेरा कैश का अकाउंट है, मुझे ये इंफॉर्मेशन इधर लानी है या इधर लानी है वो बाद में डिसाइड करेंगे। इसको एक बार इस मैटर को छोड़िए। तो यहाँ पे मेरे कुछ ट्रांजैक्शंस को लिखा हुआ था, या मान लीजिए मैंने लिखा था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मान लीजिए एग्जांपल ये 2000 रुपये का मेरा ट्रांजैक्शन था, और ये हो गया 2 तारीख का ट्रांजैक्शन, 2 जनवरी का ट्रांजैक्शन हो गया। तो अब मुझे वहां से मैंने कहा लेजर जो है हमारा सेकंड स्टेप होता है, ये हमारी दूसरी बुक है, ये कभी पहली बुक नहीं होती है। तो यहां से डेटा यहां लेके आना है। तो सबसे पहला डेट का जो कॉलम है, यहां डेट कौन सी आएगी, यहां डेट आएगी कैश का जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जर्नल से उठा के लेके आ रहे हो। अब जर्नल में जो आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था, उस रिकॉर्ड को उठा के आपको लेजर में अकाउंट में लेके आना है। तो जिस डेट का वो ट्रांजैक्शन था, तो मान लीजिए वो ट्रांजैक्शन था 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन था, 1 जनवरी 2023, तो वो डेट यहां लिखी जाएगी। डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, मैं अभी वो बात नहीं कोशिश करूंगा, वो नहीं बताऊंगा। परंतु फिलहाल सिर्फ ये समझिए कि अगर जर्नल से उठा के कुछ लेके आना है यहां पर, तो हम डेट के कॉलम में वही डेट लिखेंगे जिस दिन वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ था, और वही डेट यहां लिखनी है। तो डेबिट की बात करेंगे तो सबसे पहले फिलहाल मैं ये नहीं बता रहा हूं कि डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं उस डेट को लेके आना है। पर्टिकुलर के अंदर हमारे जो अकाउंट है वही तो समझना डिटेल के अंदर, जो ये कैश का अकाउंट इस डेट को इफेक्ट हुआ है, इसके रिलेवेंट सामने कौन सा ट्रांजैक्शन था वो लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा वो मैं आगे समझाता हूं। जिस ट्रांजैक्शन को आधार रख के हमने ये डिसाइड किया है, जिस ट्रांजैक्शन को आधार रख के हमने डिसाइड किया कि हाँ भैया कैश इफेक्ट हुआ है, तो इसकी जो सामने वाला अकाउंट है, क्योंकि ये केस किस चीज के लिए था, सेल्स के लिए था या परचेज के लिए था, तो इसके सामने क्या आधार था, उस बेस को यहां लाया जाएगा। यहां कैसे रिकॉर्ड करना है वो मैं बाद में समझाऊंगा। परंतु ये समझो कि जब ये केस का ट्रांजैक्शन जर्नल में इफेक्ट हुआ, तो ये अकेला तो नहीं आया होगा। हमने डबल अकाउंटिंग सिस्टम में देखा कि ट्रांजैक्शन को हमेशा ड्यूल एस्पेक्ट से रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि एक एस्पेक्ट को डेबिट करेंगे और एक एस्पेक्ट को हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो इससे रिलेवेंट कुछ और भी हुआ होगा, उसे यहां लिखेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। तीसरा जो हमारा कॉलम है, जिस कॉलम को हमने नाम दिया है लेजर फोलियो जनरल फोलियो, ओके, आप ये मैं थोड़ा सा इरेज करके सही कर देता हूं, 1 मिनट, ओके। चूंकि हम लेजर में बैठे हैं तो यहां आएगा जर्नल फोलियो जेएफ नंबर। जेएफ नंबर का मतलब हो गया जर्नल फोलियो। जेएफ का मतलब क्या हो गया भैया, मैं इसको नोट कर लेता हूं यहां पे। जेएफ का मीनिंग होता है जर्नल फोलियो। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। फोलियो का मतलब क्या होता है, पेज नंबर। कहां पे, जर्नल। मैंने कहा जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को हमेशा डेट वाइज लिखा जाता है। तो जर्नल फोलियो का मतलब क्या हो गया, पेज नंबर। तो जर्नल का कौन सा पेज नंबर है, जिस पेज नंबर से आप इस ट्रांजैक्शन को उठा के यहां के लेके आए हो। पहला स्टेप था हमने जर्नल में एंट्री की,
और दूसरा स्टेप है जर्नल की एंट्री को उठा के अकाउंट में लेके आनी है, अकाउंट में लेके आनी है। तो वो जब एंट्री आप जर्नल की उठा के लेके आ रहे हो, उसकी डेट क्या थी भैया, सॉरी पेज नंबर क्या था। जर्नल भी तो 1-2 हज़ार पेज का हो सकता है, 1-2-10 हज़ार पेज का हो सकता है। आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है हमेशा कि आपका जर्नल कितने पेज का होगा। तो हर जर्नल का जैसे जैसे डेट बीतेगी आपको आपके पेज नंबर भी बढ़ते जाएंगे। तो कल अगर इस ट्रांजैक्शन की डिटेल जाननी है कि ये कहाँ से लेके आए हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्या उस पर्टिकुलर डेट पे जाओगे, जा सकते हैं, समझ सकते हैं, पर इस पर्टिकुलर डेट को हो सकता है 1000 ट्रांजैक्शन हुए हो। आप कहोगे कि भैया जरूरत कहाँ है, मैं डेट से भी तो जा सकता हूँ। डेट को जा सकते हो, मना नहीं है। आपने 1 तारीख का जर्नल खोला, वहां देखा 1 दिन के अंदर 1000 ट्रांजैक्शन हो गए। अब बताओ 1000 ट्रांजैक्शन को ढूंढोगे, परंतु एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर 5-6 ट्रांजैक्शन को इजीली रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। तो सीधा आपको 17 नंबर पेज मिल जाए तो आपके लिए इजी नहीं होगा कि हाँ 1 तारीख के अंदर 17 नंबर जो पेज है उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन की डिटेल है। तो जर्नल फोलियो JF का मतलब ये हो गया कि जर्नल का वो पर्टिकुलर पेज नंबर जहां से हम इस ट्रांजैक्शन को उठा के लाए हैं, वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट, सर डेट यहां लिखनी है। और इस ट्रांजैक्शन में मान लीजिए अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, मान लीजिए 10,000 रुपीज इन्वॉल्व है, तो वो आपको यहां लिखना है। ये हो गया हमारा जर्नल का फॉर्मेट। अभी मैंने बताया डेबिट साइड में ये कॉलम होते हैं भैया। हमारे डेबिट साइड में क्या कॉलम होंगे, एक डेट का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा। पर्टिकुलर के कॉलम को कैसे फिल करना है मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद में। उसके बाद में मैंने कहा लेजर फोलियो नंबर और साथ साथ इस ट्रांजैक्शन में अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। तो भैया जब मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया उसके सामने अमाउंट को मेंशन किया था। मैंने कहा था जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। तो वो जो अमाउंट है ना वही तो रोल प्ले करता है भैया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। तो वो जो अमाउंट है वो हमें यहां लिखना है। तो अब हमारे डेबिट साइड के अंदर हमें कितने कॉलम मिले भैया, 1, 2, 3 और 4 कॉलम मिल गए। डेट, पर्टिकुलर मैंने अभी आपको बताया नहीं इसको फिल कैसे करना है, हिंट दे दिया कि जब आपने जर्नल की एंट्री की थी तो जिस अकाउंट की एंट्री कर रहे हो इसके सामने वाला जो अकाउंट है ना उस अकाउंट को यहां लेके आना है। अब वो इधर आएगा या इधर आएगा वो अलग बात हो गई। तो डेबिट साइड यानी कि मेरे अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड। इसी तरह से मेरे अकाउंट की जो राइट साइड होती है उसे हम कहते हैं क्रेडिट वाली साइड। ये यहां से यहां तक जो भी मामला चलेगा ये चलेगा क्रेडिट साइड के अंदर, और इसमें भी ठीक वही कॉलम होंगे जो यहां पे है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की डेट क्या है। अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड डेबिट में करना है और किससे क्रेडिट में करना है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, पर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो रहा है तो उसकी डेट क्या है जहां से जर्नल से उठा के लेके आए हो। फिर इसका पर्टिकुलर में उस अकाउंट का हिंट होगा, वो अकाउंट आएगा जो इसके रिवर्स साइड में खड़ा था, इसके रिवर्स साइड में खड़ा था। कैसे लेना है बाद में डिसाइड करते हैं। तीसरा जो कॉलम है भैया, तीसरा कॉलम वही हमारा क्या हो गया, JF जर्नल फोलियो। मैंने कहा वो पर्टिकुलर पेज नंबर जहां से इस ट्रांजैक्शन को लेके आए हो, और इस ट्रांजैक्शन में अमाउंट कितना इन्वॉल्व है उसे भी यहां लिखना है। तो यहां पे पर्टिकुलर अकाउंट हो जाएगा, यहां डेट हो जाएगी, और यहां पे मान लीजिए 21 नंबर पेज है, 21 नंबर पेज आ गया। इस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट, हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड को फिल करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट हो गया जर्नल का। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि जब ट्रांजैक्शन को यहां शिफ्ट करेंगे तो कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट में जाएगा और कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट में जाएगा, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है। मैं फिलहाल सिर्फ आपको अकाउंट के फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। तो
तो मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के फॉर्मेट की बात करूं कि भैया एक अकाउंट के अंदर कौन कौन से कॉलम होते हैं, या क्वेश्चन आता है कि अकाउंट के फॉर्मेट को समझाइए, 3 पेज या 3 नंबर या 4 नंबर का आता है। तो सबसे पहला चीज ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट लिखा जाता है, और ये कहाँ लिखा जाता है, ये टॉप ऑफ अकाउंट। मैंने कहा किसका अकाउंट बना रहे हो भैया, ये तो लिखो। फॉर्मेट में किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये देखिए, आपको बता दिया मैंने। सबसे पहला का यहां से शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम नाम देंगे भैया उस अकाउंट का कि ये अकाउंट है किसका। उसके बाद में क्या हो गया कि भैया टी फॉर्मेट में ये बनता है, ये टी फॉर्मेट में बनता है वर्टिकली, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो टी फॉर्मेट में वर्टिकल बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं। 2 साइड होती है भैया, 2 साइड होती है। कौन कौन साइड होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। अब ध्यान में ये रखना है कि जो हमारी डेबिट साइड है ना, इसको हम DR शॉर्टकट में लिखते हैं, और इसको CR, ये करोड़ वाला CR नहीं है, ये क्रेडिट वाला CR है। डेबिट को हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे भैया, डेबिट को हम DR लिखते हैं और इसको हम शॉर्टकट में CR लिखते हैं। ये हमारा शॉर्टकट हो गया। नहीं लिखोगे डिटेल में तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा डेबिट लिख लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें भैया, कॉलम कितने होते हैं, कॉलम के बारे में बात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कॉलम होगा हमारा वो होगा डेट का कॉलम। उसके बाद में हमारा कॉलम जो होता है वो पर्टिकुलर का कॉलम, जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो यानी कि वो पर्टिकुलर पेज नंबर भी लिखा जाता है, और साथ साथ में ट्रांजैक्शन में अमाउंट कितना इन्वॉल्व है उसको भी लिखा जाता है। तो कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो भी लिखेंगे, जर्नल फोलियो वो कॉलम नंबर भी लिखेंगे। तो और पर्टिकुलर के अंदर इसके इसके काउंटर में कौन सा अकाउंट है कैसे लिखा जाएगा, पर्टिकुलर का अभी समझाते हैं। ट्रांजैक्शन की डेट भी लिखी जाएगी। तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो गया भैया, कि जब भी आपको जर्नल की फॉर्मेट की बात करें, इन पॉइंट्स का 1 बाय 1 नोट कीजिए, ये सभी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है भैया। और हमने कहा कि 2 साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाएगी, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट कहलाएगी। ये मेरी लेफ्ट साइड देखिए डेबिट हो गई और ये क्रेडिट हो गई। तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भाई डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो भैया जो एक अकाउंट है, टी फॉर्मेट का जो अकाउंट है, उसका लेफ्ट साइड जो होता है, ये देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। बस ये इतना ही आंसर है। ये 1 मार्क्स का कई बार आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ये हमने समझ लिया फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। अभी हमारा काम ये है कि चूंकि हमने अब तक जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स क्या देखे भैया, वो स्टेप ये देखे कि जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हमने सीख लिया है। जर्नल में ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कैसे किया था, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमको जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना था जर्नल का, तो हमने क्या किया, सामान्य वे से हम लिखते थे। मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन को लिखा राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वहां पे लिख दिया था। इसमें डेट भी आ गई थी, अमाउंट भी आ गया था। ये मेरा काम वहां हो चुका था। अब मेरा ये काम होगा कि ये जो जर्नल की एंट्री है, इस जर्नल एंट्री में से राम का जो अकाउंट क्रिएट हुआ है, राम का जो अकाउंट क्रिएट हुआ है लेजर के अंदर, तो राम से संबंधित इंफॉर्मेशन को यहां से उठा के राम के अकाउंट में लेके जाना है। इसी तरह से कैश का जो अकाउंट है उसमें से उठा के, यहां से इंफॉर्मेशन उठा के कैश के अकाउंट में शिफ्ट करना है। अब ये शिफ्ट करने का जो काम होता है ये कहलाता है लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, और फिर किसी अकाउंट को बैलेंस कैसे करना है, कौन से अकाउंट की जोड़ कौन सी ज्यादा होती है, किसे बैलेंस करना है और कैरी फॉरवर्ड करना है, और किसे उसी साल स्टॉप कर देंगे,
कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाते हैं उसी साल P&L में शिफ्ट कर दी जाएंगे। ये हम लेजर पोस्टिंग में अब आगे समझने की कोशिश करें।